हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सीबीटी 2 एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। ठीक है, बहते हुए रक्त जो होते हैं उसको रोकने के लिए कौन से चीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है खाने का सोडा, बी है आपका नौसादर, और सी है धवन सोडा, और डी है आपका फिटकिरी। किसका यूज करते हैं हम? तो बहते हुए खून को रोकने के लिए हम फिटकरी का यूज करते हैं। जैसे आपने बार्बर शॉप में देखे होंगे, है ना। तो जैसे ही सैलून में जाते हैं और कट लग जाती है तो क्या होता है, वो आपका फिटकरी का यूज करता है बहते हुए खून को रोकने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है ना, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये बोला जा रहा है धोवन सोडा, बी है आपका बेकिंग पाउडर, सी है आपका फिटकरी, और डी है आपका विरंजक चूर्ण। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण का हम उपयोग करते हैं जल को आपका जीवाणु रहित करने के लिए। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, इसका उपयोग करके हम जो जल में जो जीवाणु होते हैं उनको हम मारते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उनको मारते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, है ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं। ए बोला जा रहा है आपतन कोण, बी है आपका परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच बन रही है तो इसको हम निर्गत कोण बोलते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बतानी है जब आपका यहाँ पे फोकस दिया है। ए बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर, और डी है 40 सेंटीमीटर। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है? तो यहाँ पे हमें ये इसका फॉर्मूला याद रखना है कि आपका फोकस जो दिया रहेगा, ठीक है, फोकस आपका यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर पूछा है तो जो आर होता है वो फोकस का डबल होता है। ठीक है, तो 2f होता है ना। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और ये 20 कौन से ऑप्शन में है, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विरंजन जो होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये बोला जा रहा है आपका नौसादर, बी है आपका खड़िया, सी है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और डी है आपका लाल दवा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो विरंजक चूर्ण जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर को ही बोला जाता है ना, तो ब्लीचिंग के लिए आपका यूज किया जाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें जो पीएच वैल्यू दे रखा है इनमें से पहचानना है कि कौन सा विलयन जो होगा कि सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ए बोल रहा है कि पीएच जिसका 1 होगा, और बी है आपका जिसका पीएच 5 होगा, सी है जिसका पीएच 8 होगा, और डी है आपका जिसका पीएच 10 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे अम्लीय विलयन जो होते हैं उसका पीएच क्या होता है, 0 से 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है ना। 7 से कम होना चाहिए, 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, मजबूत आपका प्रबल अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, तो जिसका पीएच सबसे कम है, दैट मीन्स आपका पीएच 1 आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अम्लीय होगा। ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, जो है कि पीएच 5 ये भी अम्ल ही है, लेकिन ये आपका क्या है, पीएच 1 वाले विलियंस के कंपेयर में ये वीक मतलब कि कमज़ोर अम्ल है। ठीक है, और पीएच 8 जो होता है 7 से ज़्यादा हो गया तो ये क्षारीय विलयन है। ठीक है, 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ये क्षारीयता बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो पीएच 10 का आपका क्षारीयता पीएच 8 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये बोल रहा है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, और डी है आपका प्रिज्म। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो साइड मिरर में हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ब्रॉडर व्यू होता है, मतलब बड़े से एरिया को छोटे से आपके मिरर में दिखा सकता है। ठीक है, छोटा मिरर का साइज छोटा होता है। ठीक है, और उसी में हमें पीछे का पूरा व्यू देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या होता है कि उत्तल दर्पण ये कैपेबल है ना, बड़े से एरिया को वो छोटे से जगह पे दिखाने के लिए कैपेबल है, छोटी साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सीधा इमेज भी बनाता है, आभासी तथा सीधा इमेज बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है, पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र है ना। फिटकरी का आपका सही रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, इसको पोटास एलम भी बोलते हैं। ए आपका बोल रहा है कि Al2SO4 3 इंटू 24H2O। ठीक है, और बी है आपका Al2SO4 इंटू SO4 3 इंटू 5H2O। ठीक है, और सी है आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इंटू Al2SO4 3
एल्युमिनियम सल्फेट है इंटू 24H2 है, ठीक है। और डी में बोल रहा है पोटेशियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 7H2। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पोटास एलम का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, एल्युमिनियम सल्फेट, और उसके साथ में 24H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 24 आपके वाटर के कण होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके लिए, है ना। तो ये याद रखनी है आपको, K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24H2O होता है। एटलीस्ट ये आपका 24H2O याद रखेंगे। और इसमें दो आपके सॉल्ट के जो हैं यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट और एल्युमिनियम सॉल्ट, ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा पोटास के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा पदार्थ है जो आपका ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित कर पाता है? ये बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, बी है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सी है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl है, ठीक है, 4 आपका बेस में है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, CaOCl2, विरंजक चूर्ण भी इसको बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, NH4Cl, ये आपका वैसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित कर पाता है, ठीक है, NH4Cl। इसको आयन में ये कैसे टूटता है? तो ये आपका NH4+ और Cl- कुछ इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? ए बोल रहा है 1, बी है आपका 3, सी है आपका 2 और डी है 4। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का आपका पहले तो फॉर्मूला को आप समझे, ठीक है। ये क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। इसको इथेनोइक अम्ल भी बोलते हो, ठीक है। तो इसका आईपीएक नेम में हम इथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और एसिटिक अम्ल इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये इसमें आपका टोटल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है, वो भी कौन से? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कौन से हैं? तो लास्ट वाला सिर्फ है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से टूटता है, CH3COO माइनस प्लस में आपका H+ है ना। तो ये H+ ही आपका क्या करता है, अम्लीयता को दिखाता है। तो एक ही आपका हाइड्रोजन के अणु आपका टूटता है इसमें से, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन की एटम कितनी है पूछता कि आपके एसिटिक अम्ल में टोटल आपके हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 हैं, ठीक है। काउंट कर लो आप। यहाँ पे CH3 में 3 हाइड्रोजन और COOH से 1 हाइड्रोजन, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन 4 है। लेकिन अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो सिर्फ 1 है ना। सिर्फ आपका लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका टूट करके अलग होता है। और ये कंपाउंड जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, CH3COO माइनस आयन के साथ और प्लस में H+ आयन अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपके जो 4 ऑप्शन है इनमें से अम्लीय ऑक्साइड को पहचानना है। एक बोला गया है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी है आपका कॉपर ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड पूछा गया है ना। तो अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना। जो भी अधातु है, अधातु का ऑक्साइड को आप पहचाने तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सल्फर एक अधातु है और इसका ऑक्साइड आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपका क्षारीय ऑक्साइड होते हैं ना। तो जितने बाकी के 3 है, मैग्नीशियम आपका क्षार है तो इसका ऑक्साइड आपका मैग्नीशियम आपका धातु है तो ये धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कॉपर भी धातु है तो इसका भी ऑक्साइड क्षार होगा, और कैल्शियम भी धातु है तो इसका भी ऑक्साइड क्षार होगा, ठीक है। सिर्फ एक आपका सल्फर अधातु है तो इसका ऑक्साइड आपका क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे प्रॉपर्टी। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अधातु होंगे उनका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और कोई भी धातु का ऑक्साइड हमेशा ही आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। इनमें से पहचाना है कि कौन आपका क्षारीय ऑक्साइड है। काफ़ी सिंपल, अभी एक्सप्लेनेशन भी बता दिए हैं आपको, ठीक है। ए बोला गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सी है आपका P2O5 और डी है Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सोडियम आपका एक धातु होता है। धातु को आप क्या करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव धातु है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में खुले में छोड़ देते हो तो इसके साथ में ये रिएक्शन कर जाता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है Na2O, ठीक है। और धातु का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है, तो ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कौन सा वैसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बोला गया उत्तल, बी है अवतल और सी है
बाइफोकल और डी है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला जो है कि वो हमारा यहाँ पे आपका लेंस पूछा गया है ना, तो लेंस में आपका कौन सा होता है सिर्फ काल्पनिक? तो आपका अवतल होता है, ठीक है। उत्तल जो होता है सिर्फ वास्तविक बनाता है ना, उत्तल लेंस जो होता है हमेशा ही आपका क्या है, वास्तविक बनाता है, और अवतल लेंस जो होता है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में आप किस चीज़ का, कौन से लेंस या दर्पण का उपयोग करते हैं? ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण बी है, उत्तल दर्पण सी है, अवतल लेंस, और डी है उत्तल लेंस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुक्षारक अम्लों के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। बहुक्षारक अम्ल के जो आंशिक उदासीकरण करते हो तो आपको क्या चीज़ मिलता है? ए बोल रहा है लवण मिलता है, बी आपका क्षारीय लवण मिलता है, सी आपका सामान्य लवण मिलता है, डी है मिश्रित लवण मिलता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा अम्ल लवण मिलता है, ठीक है। अम्लीय लवण आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीकरण करने से हमें अम्लीय लवण मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।